गुड इवनिंग सभी का एक बार पुनः स्वागत लीग आईएएस में। कल आपकी कोई फरमाइश नहीं थी तो आज मैं रैंडम आपके लिए इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि इकोनॉमी से रिलेटेड जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारा इस चैनल में आपको मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट आपके सामने है, देखिए इसका आंसर बताइए और बता पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं डिफाइन करूंगा। देखो लीड बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है, लीड बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ध्यान समझे। लीड बैंक क्या होता है, पहले लीड बैंक का मतलब होता है जिसकी जिले में सर्वाधिक शाखाएं होती हैं। लीड बैंक किसे कहते हैं, जिसकी जिले में क्या होती है, सर्वाधिक शाखा। तो उस बैंक को वो जिला क्या लेना होता है, गोद लेना होता है, किसके लिए, वित्तीय समावेशन के लिए। उसको क्या करना पड़ेगा, वित्तीय समावेशन। अब वित्तीय समावेशन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है इसको। इसका मतलब होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाता उपलब्ध कराना या संस्थागत ऋण के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या करती है, ये संबोधित करती है। अब इसी में पूछ रहा है, जो लीड बैंक आया था, ये आया था 1969 में। एक अवधारणा आई थी जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी समय एक लीड बैंक की कॉन्सेप्ट को भी किया गया था। तो लीड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके जिले में सर्वाधिक शाखा होंगी उसको कहा जाता है आपका उस जिले का। अब उसका क्या रहा, उद्देश्य क्या है, देखो पहला, बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें। दूसरा क्या रहा है, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। क्या ऐसा है, नहीं। प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिले को अपनाएं। और फिर डी ऑप्शन है, सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए क्या करें, पृथक पृथक जिले को क्या करें, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से अपनाएं, जो यहां हमने आपको स्पष्ट किया। तो प्रश्न हल्का दिखाई दे रहा है लेकिन प्रश्न के अंदर जो है कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। नेक्स्ट, अब देखो यहां आ रहा है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण। अब देखो ये हिंदी में जो है थोड़ा सा टफ पड़ जाता है और इंग्लिश में देखें तो इसको कहते हैं मिग्गा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कहा जाता है। तो मिग्गा के बारे में कह रहा है क्या संबंधित सही है। तो मिग्गा का देखो, विश्व बैंक का समूह से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से, या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो है विश्व बैंक समूह से। अब यहां ध्यान समझेगा कि ये विश्व बैंक समूह क्या होता है। देखो सबसे पहले IBRD की स्थापना की गई थी 1944। इसका नाम हुआ करता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब रिकंस्ट्रक्शन शब्द क्यों लगा हुआ है भाई, इस बैंक की स्थापना ही जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था क्या हो चुका था, ध्वस्त हो चुकी थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका था क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर वहां लड़ा जा रहा था। तो उन देशों को पुनर्गठित करने के लिए IBRD बैंक की स्थापना की। इसका विश्व बैंक प्रचलित नाम हुआ करता। जैसे ही अपने उद्देश्य में कंप्लीट कर लिया इसने, उसके बाद एक संस्था आई IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कहा जाता है। तो 1960 में इसको लाया गया। इसको भी क्या किया गया, विश्व बैंक का एक अन्य अंग बनाया गया। अगर आपसे अब वर्ल्ड बैंक पूछता है तो वर्ल्ड बैंक की मीनिंग ये दोनों है। वर्ल्ड बैंक का अर्थ क्या है, IBRD प्लस IDA, ये वर्ल्ड बैंक हुए। अब ग्रुप की बात करोगे तो उसके बाद आया था IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर इसके बाद ही था आपका ये जो टर्म आ रहा है मिग्गा, फिर था ICSID। 3 और लाए गए। ये क्या करता है, सदस्य देशों में निजी निवेश को क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्या करता है, निजी निवेश को बढ़ावा। और जो ये निजी निवेश हुआ इसकी गारंटी लेता है यही मिग्गा। इसका मतलब एक इंश्योरेंस टाइप का हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी। और अगर सदस्य देशों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो विवादों का निपटारा जो करता है उसको कहते हैं ICSID। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, विश्व बैंक ग्रुप कहलाता है। तो यहां पूछा गया है, देखो मिग्गा क्या है, तो विश्व बैंक समूह से संबंधित है, विश्व बैंक से नहीं। विश्व बैंक का अर्थ है आपका IBRD प्लस IDA। अब ये IBRD क्या करता है, ये मध्यम आय वाले देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। और ये जो IDA है ये अल्प विकासशील देशों को क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है। यहां ऋण की जो ब्याज दर होती है वो 0 भी हो सकती है और बाजारी दर से कम पर होती है। यहां पर जो होती है ब्याज दर वो होती है बाजारी दर पर। तो भारत को भी इस IDA के तहत ही 2014 तक ऋण प्राप्त होता था। अब इसको भारत को भी यहां से क्या कर दिया है, इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का लेना देना ये था। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, देखो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर हम बात करें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आ रहा है, फिर दूसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, तीसरा आ रहा है वित्त आयोग और चौथा आ रहा है आपका नाबार्ड। तो इसका राइट आंसर जो है वो है CACP कहा जाता है इसको, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब इसकी बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। एक जहां समिति का गठन किया गया था, यहाँ जहां समिति का संबंध इससे ही है, जहां समिति के सुझावों के आधार पर इसको, फिर इसका 1985 में नाम कर दिया गया। पहले मूल्य आयोग था, फिर इसमें लागत भी जोड़ दिया गया 1985 में। ध्यान रखिएगा 1985 में, स्पष्ट कर देता हूं यहां पर डेट, ध्यान रखिएगा क्या करें 1985 में इसको क्या किया, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कर दिया गया। अब ये गणना के लिए ध्यान रखिएगा कि भाई MSP की गणना कैसे होती है। तो MS की गणना के लिए क्या होते हैं, कुछ आधार होते हैं। क्या होते हैं, आधार, बेस। अब आधार क्या होते हैं, पहला देखा जाता है किसान का लागत, किसान का लागत कि भाई किसान ने जो अपना एग्रीकल्चर किया उसकी कॉस्ट कितनी थी। दूसरा उसका देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस वस्तु का मूल्य कितना है, उस वस्तु का मूल्य। और फिर तीसरा आधार होता है उपभोक्ता वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ता वर्ग पर, यानी जिसको खरीदना है उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जो लास्ट होता है अन्य फसल तुल्यता कहा जाता है इसको, अन्य फसल तुल्यता। क्या कहते हैं, अन्य फसल तुल्यता। इसका मतलब है कि जिन क्रॉप के लिए हम जारी कर रहे हैं उसके अलावा जो क्रॉप छूट गई हैं उन पर इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन आधार पर ही क्या किया जाता है, MSP की गणना की जाती है। तो MSP की गणना कौन कर रहा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आधार क्या है, ये आधार है। फिर इसके लिए कुछ सूत्रों का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो वो सूत्र वगैरह जब हम मेंस का टॉपिक आता है तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पूछा भी जाता है कि जो ये आपका प्रश्न था कि MSP किसानों के लिए वरदान है या अभिश्राप, तो मेंस का प्रश्न है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बढ़ाएंगे तब। अब देखो नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के बारे में क्या सत्य नहीं है, यहां ध्यान रखना है, यानी WTO की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ, ठीक है। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करता है, यह भी ठीक है। फिर कह रहा है इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते यानी उरुग्वे दौर में हुई थी, यह भी ठीक है। अब इसने क्या करा है, व्यापार में उदारीकरण को लाया, यही गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कंपनी का डिवेंचर धारक उसके क्या होते हैं, बड़ा बढ़िया प्रश्न है भी। देखो किसी कंपनी का डिवेंचर धारक कह रहे हैं उसके क्या होते हैं, क्या होते हैं, शेयर धारक होते हैं, लेनदार होते हैं, देनदार होते हैं या निवेशक होते हैं। क्या होते हैं, निवेशक। अगर हम बात करें, यानी यहां निवेशक नहीं निदेशक, सॉरी ध्यान रखिएगा क्या है, निदेशक। निदेशक, निदेशक का मतलब डायरेक्टर। तो अगर आंसर की बात करें तो ये होते हैं लेनदार। आंसर क्या है इसका, लेनदार। देखो हमने बताया था एक होता है शेयर, आपने इकोनॉमिक क्लास में पढ़ा भी होगा, एक होता है डिवेंचर, इसको कहते हैं अंशपत्र और इसको कहते हैं ऋण पत्र। एक है अंशपत्र, एक क्या है, ऋण पत्र। अंशपत्र का मतलब हुआ कंपनी में हिस्सा, तो इनको क्या मिलता है, मालिकाना अधिकार मिलता है, बताया था हमने, मालिकाना अधिकार यानी ओनरशिप मिलती है। तो ये मतदान का अधिकार रखते हैं, जिस रेशियो में इनके पास उसमें जो है परसेंटेज में जो है कंपनी में अधिकार होगा उसी में उतना ही रेशियो में इसका मतदान। और इनको क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। क्या मिलता है, लाभांश, डिविडेंड्स। ये कंपनी के मालिक हुए। जो डिवेंचर होल्डर होते हैं ये ऋण पत्र धारक होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, डिवेंचर होल्डर। तो इनको मिलता है ब्याज, क्या मिलता है इनको, इंटरेस्ट। तो यहां क्या आ रहा है, लेनदार, यानी अगर किसी ने डिवेंचर रखा है वो कंपनी से क्या करेंगे, अपना पैसा वापस लेंगे, साथ ही ब्याज भी लेंगे। कंपनी को चाहे अनलिमिटेड फायदा हो, चाहे कंपनी को क्या हो, लॉस हो गए हैं, उससे इनका लेना देना नहीं होता है। इनको सिर्फ फिक्स समय पर ब्याज की प्राप्ति होते रहती है, इसलिए क्या होते हैं, ये लेनदार होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, देखो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक टर्म आ रहा है, देखो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से, CRR समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि से करा सरकार के ऋण में कमी आती है। फिर करा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में आर्थिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है, अधिक विदेशी पूंजी निवेश आ रहा है। फिर डी करा है वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। अगर CRR में वृद्धि होगी, हमने बताया था आपको
सीआरआर की दर में बढ़ोतरी या सीआरआर की दर में कटौती। अगर सीआरआर की दर में बढ़ोतरी है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में क्या है, मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ही सीआरआर को क्या किया जा रहा है, ज्यादा किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तरलता को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और सीआरआर में कमी होगी तो इसका मतलब है आर्थिक समृद्धि जो है वो क्या है, कम है। और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए सीआरआर की दर को कम किया जाता है तो उससे क्या होती, तरलता बढ़ जाती है। अब सीआरआर है क्या, ये इसका मतलब होता है, देखो एक चीज समझ लीजिए यहां पर, जैसे सी कोई व्यक्ति थे, ये बैंक में क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। कितना पैसा रुपया जमा किया हमने, 100 रुपये जमा किया। अब ये 100 रुपये दो फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं हम एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब हुआ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड का मतलब जब चाहे तब निकाल सकता है इस पैसे को। टीएल का मतलब होता है टाइम लायबिलिटी, सावधि देयता कहते हैं उसको, एक समय के बाद ही क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। जो बैंक के पास इसने 100 रुपये जमा किए, बैंक क्या करता है, इसमें से एक अलग हिस्सा निकालकर, मान के चलिए कि वो दर जो है अभी मान के चलो 5 रुपये, 5 रुपये क्या करना है आपका, अलग निकाल के किसको दे देना है, आरबीआई को दे देना है। तो जो बैंक के कारोबार करने के लिए पैसा बचा वो कितना बचा, 95। इस 95 में क्या करेगा, बैंक कारोबार करेगा। हालांकि आगे टूल भी है एसएलआर भी, अभी फिलहाल कितना बचा है, 95। अब इस दर में कह रहा है बढ़ोतरी कर दे, तो इस दर को क्या कर दिया, उन्होंने कहा भाई 10 रुपये कर देते हैं, तो यहाँ 10 रुपये जमा रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास। तो बैंक के पास कितना बचा, 90। अब 90 रुपये क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में प्रभाव करेगा, यानी ये देखो तरलता को कम करने के लिए। आया बात समझ, देखो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, किसके कारण, सीआरआर के कारण। और डिटेल में जानना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तराखंड स्टडी हब एक हमारा क्या है, ऐप है, एप्लीकेशन, उसमें आप क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे। और वो आपके लिए एक स्कीम भी आई हुई है उस पर कि अभी जो वीडियो एंड बीपीडीओ या यूपीए या सीधे कहें वीडियो बीपीडीओ ना है, वो बहुत चीजें हैं उसमें, उसको सीधे सीधे सा नाम है यूके SSSC के जितने भी कोर्सेस आपके होते हैं वो सारे कोर्सेस एक ही कोर्स में उपलब्ध हैं। और उसमें अभी जो है 1500 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, यानी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो उस पर आप जाके उसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर लीजिए और फायदा उठाइए सस्ते का और क्वालिटी का भी, जो क्वालिटी आपको दिख रही है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें कालक्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित करें। अब ऐसे भी प्रश्न बनने, देखो क्या है, गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति। अब आपको यहां देखना होगा कि भाई किसका सीक्वेंस क्या था। तो देखो सबसे पहले 1960 के दशक में हरित क्रांति आई, फिर जो है 1969 में राष्ट्रीयकरण, उसके बाद जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो यहां देखो गरीबी, तो इनको लगाना है कालक्रम में जो पहले से हुआ, तो पहले हरित क्रांति हुई, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीबी हटाओ। तो ये है ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट, अब देखो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, क्या रहेगा। अब पहले दोनों चीज को जान लीजिए। राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार के कुल आय एवं कुल व्यय का अंतर होता है, कुल व्यय का अंतर। इसका मतलब होता है कि कुल आय में, आय के सरकार के दो स्रोत होते हैं, एक होता है राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति। और ऐसे ही सरकार के क्या होते हैं, व्यय भी होते हैं। व्यय में क्या है, राजस्व व्यय, ये हमने आपको ऐप में डिफाइन कर दिया है राजस्व व्यय, और बजट में भी हमने डिस्कस कर रखा है क्या क्या है, पूंजीगत व्यय। यानी यहां सीधे सीधे से लेना देना क्या है आपका, सभी से है। और यहां राजस्व व्यय का मतलब क्या है, सिर्फ ओनली राजस्व आय एवं राजस्व व्यय के बीच का डिफरेंस। तो यहां क्या अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहेगा, अधिक रहेगा, कम रहेगा, समान रहेगा, उपरोक्त तो सभी रहेंगे। तो देखो राजकोषीय घाटा हमेशा क्या रहेगा, अधिक रहेगा, क्योंकि उसमें सभी मत शामिल हैं। और राजस्व घाटे में क्या है, सिर्फ राजस्व आय और राजस्व व्यय का ही लेना देना होता है। नेक्स्ट, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। अब देखो विकास का व्यक्ति का करता है, राज्य का करता है, व्यक्ति और राज्य दोनों का करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, व्यक्ति और राज्य दोनों का ही क्या करता है, सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, तो ये किसके पर्पज में हुआ था। तो आपको अर्थव्यवस्था की तकदीर जो हम पहली क्लास में जो है डिस्कस करते हैं कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था 1987 तक आते आते
जो है मात्र जो है 15 दिन के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार बच चुका था। तब तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बंद इकोनॉमी थी, यानी विदेशी निवेश नहीं हो सकता था, आंतरिक ही हो सकता था। उसमें भी सार्वजनिक क्षेत्र को क्या दे रखा था, ज्यादा महत्व दे रखा था। लाइसेंस प्रणाली बहुत जटिल हुआ करती थी, तो उसी को समाप्त करने के लिए क्या लाया गया, LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 की औद्योगिक नीति थी। तो उसका पर्पस क्या है, जरा देखो क्या है, औद्योगिक लाइसेंस नीतियों वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कार्य विधिक औपचारिक दूर बॉस करने के साथ या करों दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो इसका लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है कि जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी उसको क्या करना है, सरल बनाना है, और आपको क्या करना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस देना है। लिबरलाइजेशन का मतलब ही है ये, देखो। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब करना था कि भाई जो बंद इकोनॉमी थी वो दुनिया के लिए खोल दीजिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है दुनिया के खोल देना। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको लगातार मिलेंगे। और आज इकोनॉमी के 10 के, कल से हमारी एक सीरीज शुरू होगी जिसमें हम आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होंगे वो लगातार जो है आप उसमें सीरीज में उसको लेके आएंगे। और भी टॉपिक भी आपको जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। उसके लिए क्या है, आपको ऐप को ज़्यादा से ना, ऐप को भी शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स परचेज कर लीजिए और यहाँ से सब्सक्राइब बढ़ाते जाइए, किसमें, लीग IAS में। तो कल से हम आपको क्या करेंगे, आप करंट अफेयर के मुद्दों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आपको अगर इकोनॉमी और ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की जो है आवश्यकता होगी तो उस पर आप कमेंट कर दीजिए, उस कमेंट को हम आपका ले लेंगे। अब करंट की सीरीज एक बार शुरू करते हैं, तो जो कि आपका एग्जाम के क्या होंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। धन्यवाद, बाय बाय।